स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोफिया टेलीस्कोप ऑन ए प्लेन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये क्या था? ये था स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था कि 80% बजटिंग नासा करेगा, 20% बजटिंग जर्मन एरोस्पेस सेंटर यानी DLR करेंगे। तो ये लॉजिक था। अब रहा बात कि इतना तांडव क्यों कर रहे हैं कि प्लेन के अंदर छोटा सा टेलीस्कोप लगा के उसे ऊपर ले जा रहे हैं, शांति से जमीन पर बड़ा क्यों नहीं बना लेते? बात है कि जब आप इस ऊंचाई पे चलते हैं, यानी जिस ऊंचाई के लिए ये प्लेन बनाया गया था, वहाँ पे मतलब जनरली जितने भी प्लेन के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि इस ऊंचाई पे मॉइस्चर बहुत आपके नीचे ही है, मतलब धरती का मेजॉरिटी मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में है वो आपके नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे क्या फ़ायदा होता है अगर वैसा आप कर लेते हैं? तो आप ऊपर की तरफ से अगर देखते हैं, मतलब यहाँ से टेलीस्कोप लगा के आप ऊपर देखते हैं, तो आपको फुल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिखने लगता है, जिसका 80% ट्रांसपेरेंसी आपको आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा ही लॉस हो रहा है। यहीं पे अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लेते हैं और उसे धरती में रखते हैं, उसको स्काई की तरफ देखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा वो पूरी तरह से, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ही ग्लो कर रहा है। ये एटमॉस्फेयर से इतना ऊपर चला जाता है कि मतलब स्पेस नहीं है, लेकिन इतना ऊपर है कि काम हो जाएगा। 100% नहीं है, 85% ही है, लेकिन 85% में आप एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। 85% जैसे मान लिया आपको दिख रहा है कोई चीज़ का, ऑलमोस्ट सब सॉर्ट कर लेंगे। तो यही लॉजिक पे इसको बनाया गया। इसकी ऊंचाई मतलब जब ये उड़ता है तो 12 किलोमीटर के आसपास रहता है, 41,000 फीट पर चल सकता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका, ये फार इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट लेके चलता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रारेड बहुत बड़ा बैंड है। तो उस बैंड को हमने 3 हिस्सा में बांटा है, आपका नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी मिड और नियर देखता है, फार नहीं देखता है। ये फार देख सकता है। और फार को अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हो और उसे धरती पे रखते हो, वो सीधा ग्लो करने लगेगा, मतलब उसमें कोई डेटा नहीं आएगा। इसीलिए इसको इतना तिगड़म करके ऊपर भेजना था। और इसका एक दूसरा फायदा हुआ है, ये एक टेलीस्कोप है, इसको जब आप एक प्लेन में रखते हो तो प्लेन तो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी उड़ सकता है, मतलब पूरे पृथ्वी में। और इस प्लेन का ऐसा भी नहीं कि रेंज बहुत कम है, इस प्लेन का रेंज अति बम है, यानी कि कहीं पे भी उड़ सकता है और कई घंटों तक हवा में रह सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऐसे कंपेयर टू ग्राउंड टेलीस्कोप के कंपेयर में। ये पहले तो आपको देता है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर पहुंच जा रहा है, आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिल रहा है। दूसरी बात, आपका ये जो कि उड़ रहे हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सी के ऊपर कहीं पे भी आप इसे ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान ली कोई भी ऑब्जर्वेशन स्पॉट खुलता है कि भैया इस जगह पे अगर आप रहते तो आपको अक्लूजन दिखता है, यानी कि ये मून किसी स्टार के लाइट के सामने से गुजरेगा, वो अगर आप देखना चाहिए, जैसे जुपिटर का कोई मून है और उसमें कुछ ऐसा प्लानिंग होने वाला है, आप देख सकते हो धरती में वो कहाँ ट्रेस कर रहा है, उसके ऊपर ये प्लेन उड़ाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको बनाया गया सोफिया को। तो अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट का। तो एयरक्राफ्ट जो था वो है पुराना एयरक्राफ्ट, बोइंग 747 स्पेशल परफॉर्मेंस। तो बोइंग 747 जंबो जेट था, काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन उसमें एक था कि रेंज उतना ज़्यादा नहीं था। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स ने रिक्वायर किया कि सर हमको ज़्यादा कस्टमर नहीं ले जाना है, लेकिन अगर आप हमें ऐसा प्लेन दे दो जो लॉन्ग डिस्टेंस जा सके, हमारा भला होगा। तो SP वेरिएंट बनाया गया, यानी स्पेशल परफॉर्मेंस। ये था अल्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट के लिए, यानी कि इसमें काफ़ी वजन कम किया गया। आप देख सकते हैं इसका पीछे वाला ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती का काट के ठूस दिया गया, वो ऐसा किया गया था ताकि उसका वेट काफ़ी कम हो सके। और इससे उसको वेट रिडक्शन का टोटल फायदा हुआ कि ये प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकता है और काफ़ी देर तक हवा में रह सकता है। तो ये इसके लिए हुआ। और ये प्लेन जो मतलब एक्चुअल एयरक्राफ्ट है, ये 25 अप्रैल 1977 को पहली बार उड़ा था। मतलब फैक्ट्री से निकल के पूरी तरह से बन के टेस्टिंग वेस्टिंग होके जब एक्चुअल फर्स्ट फ्लाइट किया, फर्स्ट एयर जिसे कहते हैं, वो 46 ईयर्स पहले हुआ था। फिर उसके बाद उसे पैम एयर को बेचा गया। वो एक एयरलाइंस कंपनी थी, बहुत बड़ी थी एक टाइम पे, वो स्वाहा हो गई। फिर उसके बाद प्लेन दूसरे के हाथ में गया, वो यूनाइटेड एयरलाइंस के हाथ में गया। उस टाइम ये कलर स्कीम था। और आजकल आप लोग देखते हैं ना, प्लेन आजकल हमेशा वाइट क्यों रहता है? बात वही है कि प्लेन बहुत लंबा चल सकता है, खासतौर पर जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स प्लेन होते हैं। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स प्लेन जनरली कई बार कंपनी से दूसरे कंपनी में खरीदा जाता है, तो बार बार पेंटिंग करो, रीब्रांड करो, बहुत तिगड़म है। तो इसलिए वाइट रखो और जो बस लोगो है बस उतना पेंट करो। तो ये समझिए यूनाइटेड एयरलाइंस को भेजा गया, वो सेकंड ओनर बने उस प्लेन का। उसके बाद नासा ने इसको खरीदा है 27 अक्टूबर 1997 को, यानी कि 26 साल पहले नासा इसको खरीद लिया। तब नासा शुरू में जब टेस्टिंग कर रहा था तो कलर नहीं उखाड़ा गया था, उसके बाद कलर उखा के ये कर दिया। यही था, यहाँ पे नासा ले चुका है, टेस्टिंग कर रहा था कि वो मतलब कैसा रहेगा, कैसा बिहेव करेगा, सब चीज़ करेंगे। और इसका आखिरी फ्लाइट हुआ था 29 सितंबर 2022 को। ये अब रिटायर कर दिया गया है। और ये एक इकोसिस्टम नहीं है कि ऐसे कई सारे हैं, ये एक ही था, अब इसको रिटायर कर दिया गया है। तो ये हुआ एयरक्राफ्ट।
आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना मतलब एयरक्राफ्ट था, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का लाइफ छू लिया। तो अब बात करते हैं टेलीस्कोप का। तो यहाँ पे जो टेलीस्कोप था वो कैसेग्रेन विथ नज़र-मिथ ट्यूब था। तो ये कैसेग्रेन का क्या मतलब? कैसेग्रेन का मतलब वो सीधा होता है, लाइट आता है, वो सेकेंडरी मिरर में बाउंस करता है और फिर वो सेंट्रल होल से निकल जाता है। ये ज़रूरी नहीं है। अगर उसे आप साइड में निकाल देते हो तो उसी को हम नैस्मैट ट्यूब कहते हैं। ये डिज़ाइन जो है ज्योमेट्री टोपोलॉजी उसको कैसेग्रेन ही कहेंगे, बस उसमें ट्रिक ये है कि सेकेंडरी मिरर लाइट को सेंटर में नहीं डाल रहा। आप अगर कैमरा यहाँ रखते हैं, प्राइमरी मिरर के पीछे रखते हैं तो उसे कहा जाएगा नॉर्मल कैसेग्रेन। अगर आप इधर कर देते हैं तो उसको बोला जाएगा नैस्मैट ट्यूब, मतलब आप साइड से निकाल दे रहे हो। अब इनका प्राइमरी ट्यूब जो मिरर है उसका डायमीटर है 2.7 मीटर। आप इसको रफली समझना चाहते हो, समझिए हबल के साइज का ही मिरर है। उसी से मतलब थोड़ा सा ही प्लस माइनस है, लेकिन मोर और लेस उतना ही कैपेसिटी रखता है। और इसको बनाने में बहुत तिगड़म डिज़ाइन किया गया था कि इसे डंबल की तरह बनाया गया, यानी कि आधा वजन एक तरफ है, आधा वजन दूसरी तरफ है। फिर ये बल्क हेड है, जो आपका प्लेन में आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, वो बल्क हेड है। और हिसाब ये कहते हैं इसमें कर्व बेरिंग दी गई थी। कर्व बेरिंग मतलब यानी कि ऐसे ऐसे आप डोल सकते हो। जनरली हमारा जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ बेरिंग रहती है वो पूरी तरह से रिजिड रहता है हर एक्सिस में। आप बेरिंग ऐसा ले सकते हो जो एक एक्सिस में आपको फ्रीडम दे दे, यानी कि घूम रहा है वो बढ़िया घूमता रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे प्लस माइनस कुछ डिग्री तक घूम सकते हो। तो वो इन्होंने दे दिया स्फेरिकल हाइड्रोलिक बेरिंग, ताकि वो थोड़ा ऐसे हो सके। और एक साइड में आपका टेलीस्कोप है, ऑप्टिकल साइड, दूसरे साइड में इंस्ट्रूमेंट डाल दिया गया और ये दोनों को डंबल की तरह बनाया गया कि भैया इसका जितना वजन है उतना ही वजन इधर रहेगा। तो ग्रेविटी खुद ब खुद इसको परफेक्टली बैलेंस कर देगी और जितना भी ऑफसेट होगा उसको बहुत कम एनर्जी लगा के यहाँ पे आपका मोटर सिस्टम जो है वो इसको कर देगा। मोटर मैग्नेटिकली कपल्ड है, ना कि मतलब गियर टीथ नहीं है, मोटर है, मैग्नेट्स हैं इसमें, आपका ट्यूब जो डंबल का रॉड है उसमें है और इलेक्ट्रोमैग्नेट आउटर साइड में वो कर लेते हैं। और ये बैरियर प्रेशराइज्ड है, मतलब ये साइड आपका जो मिरर साइड है ये एक्सपोज्ड है वो हाई एल्टीट्यूड एयर का। इस साइड में प्रेशराइज्ड कैबिन है, यानी यहाँ आदमी सांस ले सकता है, यहाँ सांस नहीं ले सकता है। तो प्राइमरी बनाएगा डंबल से कर लिए और यही काम जर्मनी ने किया है। मतलब ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, ये जितना भी तिगड़म किया गया है, ये तिगड़म किया गया जर्मनी के द्वारा। मतलब नासा प्लेन दिया, तिगड़म लिया है जर्मनी ने। और इसका फर्स्ट लाइट यानी कि पहली बार इस टेलीस्कोप को खोला गया और इस्तेमाल किया गया वो था 26 मई 2010 को। आप देख सकते हैं इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल के भी ठंडा किया जा सकता है। ऑब्वियसली इंफ्रारेड का आप बात कर रहे हो तो आपको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, मतलब कूलिंग तो चाहिए ही। तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप। मतलब बहुत स्मार्टली किया, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे कि हम बैलेंस करेंगे, नहीं सर, ग्रेविटी बैलेंस करेंगे, हम बस उसे नज करेंगे। तो इसीलिए अगर आप इसका कभी भी वीडियो फुटेज देखेंगे बड़ा फ्लोट कर रहा है। फ्लोट वो जानबूझ के वैसा बनाया गया है। तो ये हुआ टेलीस्कोप। अब बात करते हैं क्या इसने कुछ किया, इतना तिगड़म उगड़म किए तो क्या इसने कुछ किया? हाँ, इसने बहुत भारपुष्ट चीज़ किया। जैसे कि इसने फिगर आउट किया हीलियम हाइड्राइड। तो हीलियम हाइड्राइड जो है ये अभी का हमारा अंडरस्टैंडिंग में इसने वो डेटा दिखा दिया, सिग्नेचर दिखा दिया कि हीलियम हाइड्राइड जब बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के बाद जो पहला मतलब मॉलिक्यूल्स बने थे उसमें वही था। फर्स्ट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इन अर्ली यूनिवर्स वो हीलियम हाइड्राइड था। और इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि इसका हाई रेजोल्यूशन फोटो आप देखिएगा तो उसमें आपको मिरर दिखेगा जो ट्रांसपेरेंट है। बोले ट्रांसपेरेंट क्यों मिरर है? बात है वो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल के लिए, तो हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है लेकिन वो इंफ्रारेड के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं। उसके पीछे एक दूसरा मिरर है जो ऑप्टिकली ये है। इन्होंने बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया है कि वही एक्सेस पे एक मिरर आपका इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट कर दिया, वो इंफ्रारेड इक्विपमेंट में चला गया, दूसरा उसके नीचे आपका ऑप्टिकल है, वो ऑप्टिकल चला गया ऑप्टिकल कैमरा में। ऑप्टिकल कैमरा में क्यों भेज रहे हैं? ताकि आप ट्रैकिंग कर सकें। ऑप्टिकल ट्रैकिंग के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, तो वो कर देंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो कि बदल सकते हैं, प्लेन है, लैंड किया है, आप इंस्ट्रूमेंट बदल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट बदल बदल के इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इंफॉर्मेशन निकालने का सिस्टम किया गया। और इसी के बाद पता चला कि ब्लैक होल जो है, हर ब्लैक होल तुरंत खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि वो खा खा के बड़ा हो जाए क्या हो सकता है, या मतलब तुरंत स्टाफ क्यों नहीं कर देता गैलेक्सी को। तो इसमें कुछ बैलेंस इक्वेशन है कि कोई चीज़ इसको बैलेंस कर रहा है। जैसे बोलते हैं टाइडल फोर्सेस है, वो बैलेंस में रहता है तभी आपका प्लैनेट किसी स्टार के चक्कर काटते रहता है। अगर अनबैलेंस हो जाता है या तो प्लैनेट इजेक्ट हो जाएगा या तो कोलैप्स कर जाएगा। तो बैलेंस कहाँ है? हमें ग्रेविटी का पता है, लेकिन ब्लैक होल के केस में बैलेंस कहाँ से आ रहा है वो बाद में पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग को बाद में पता चला कि कुछ कुछ गैलेक्सीज ऐसे हैं जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उसे सेंटर की तरफ ठूंस रहा है, यानी कि ब्लैक होल को फीड कर रहा है। और कुछ कुछ ऐसा है जैसे हमारा है कि वो रिजेक्ट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लड़ाई कर रहा है सेंटर का ब्लैक होल से। तो मतलब कुछ कुछ केसेस में ब्लैक होल को फीड करना या स्टार्व करना मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है। ये इसके बाद पता चला कि अच्छा मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, क्योंकि ये मतलब इंस्ट्रूमेंट पोलराइज्ड लाइट को देख सकता है। और पोलराइजेशन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है वहाँ का।
तो ये भी इसने हेल्प किया, प्लस वाटर ऑन द मून। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है कि साइंस कैसे चलता है। हमें पता था चांद पे पानी है, बहुत पहले पता था, लेकिन समझिए हम लोग रेजोल्यूशन बढ़ाते जा रहे थे। मतलब कि पहले हमने समझिए VGA कैमरा में खींच लिया था, फिर हुआ कि 2 मेगापिक्सल में खींचे, फिर हुआ कि 24 मेगापिक्सल में खींचे, फिर जब जब चंद्रयान पहुँच गया तो हाँ भैया हम उठा के दिखा दे रहे हैं। तो ऐसे ही करके साइंस होता है। तो ये बहुत पहले निकाल दिया था कि वाटर है मून पे। तो रहा बात की बाकी ऑब्जर्वेटरी कर लिए थे। प्रॉब्लम ये था कि बाकी सारी ऑब्जर्वेटरी डीप इंफ्रारेड नहीं देख सकती थी, यानी कि जो फार इंफ्रारेड है ये देख सकता था। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, वाटर का सिग्नेचर जो है, जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखोगे, वो सिग्नेचर बहुत ज़्यादा मिक्स करता है हाइड्रोक्साइड से। यानी कि अगर किसी मून पे हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो लगेगा ऑलमोस्ट वाटर जैसा। तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब इंफ्रारेड में घुसना पड़ेगा जहाँ पे इन दोनों का सिग्नेचर, यानी हाइड्रोक्साइड का सिग्नेचर और H2O का सिग्नेचर एकदम अलग हो जाए। तो वो सिग्नेचर अलग करने के लिए ये बोला, सर ये हमारा ही दुनिया है, हम ऊपर चले जाते हैं, क्लियर हवा में देख लेते हैं। देख लिया तो उसके बाद बोले सर अलग अलग है, मतलब हमें एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद हो गया कि हाँ अब और देखो कि एग्जैक्टली क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर और भेजो कि कितना डेंसिटी है। फिर अभी जैसे चंद्रयान सब हुआ, अब चाइना भेजेगा कुछ दिन के अंदर, ऐसे ऐसे करके एकदम कहाँ है, कितना लीटर है, वो सब तक हम लोग जा रहे हैं। मतलब पता बहुत पहले था और धीरे 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 करके फिल्टर करते जा रहे थे। तो वही समझिए, मतलब कि चंद्रयान मिशन वालों को पता था कि वहाँ चांद पे पानी है, जान कंफर्मेशन कि सर इसने तो बता ही दिया है, बस एक होता ना कि सर ये थोड़ा दूर से बता रहा है, हमें थोड़ा पास जाके देखना है, वही हुआ। और बहुत सारा और भी चीज़ें, मतलब इसका अगर टोटल देखेंगे तो काफ़ी मतलब यूजलेस नहीं रहा, काफ़ी बड़े बड़े चीज़ इसमें हेल्प किया। और जो मेटालिक एस्ट्रॉइड्स है, इसी ने बताया कि वो मेटालिक एस्ट्रॉइड है। तो अब बात करते हैं, सब चीज़ है तो रिटायर क्यों किया गया। बात है ये पपी बहुत महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा। मतलब नासा का बजटिंग में इसका बजट हबल स्पेस टेलीस्कोप जितना आया है, जो कि समझ लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया, क्योंकि उसका मिरर ग्राइंड ठीक से नहीं किया गया था। तो एक दूसरा स्पेस शटल मिशन भेजना पड़ा जिसमें हबल को करेक्ट किया गया। यानी मतलब समझिए हबल का लेंस के ऊपर ये डाला गया है, क्या बोलते हैं, 100 का कॉन्टैक्ट लेंस डाला गया है ताकि वो ठीक से काम करे। तो 2 मिशन लग गया, जहाँ एक मिशन में बम बम हो जाना चाहिए वहाँ 2 मिशन लग गया। तो हबल तो बहुत महंगा है, ये उतना पैसा खा रहा था। अब रहा बात की और जब नासा ने इसको ये किया था, स्टार्ट किया था, तो टारगेट था 20 ईयर लाइफ स्पैन रखेंगे, और रहा बात 8 साल में ही बोल गए। तो क्यों ऐसा हुआ, पता है, पैसा खत्म हो गया। अब क्यों होगा पैसा खत्म, मतलब जब इन्होंने डिज़ाइन किया था तो सब चीज़ तो सोच समझ के डिज़ाइन की बात है कि डिज़ाइन बहुत घसीटा गया। यानी कि मार्केट मतलब जो खराब, क्योंकि देखिए 2010 है, उससे कुछ साल पहले तक ही जर्मनी को स्टार्ट कर देना था काम, लेकिन इकोनॉमिक हालत ख़राब होने से वो लटक गए, तो काफ़ी डिले हो गया। अब रहा बात कि ये प्लेन जो है, जो चैसी है, ये बहुत आदम ज़माने का है, मतलब बोल रहे हैं ना 47 ईयर्स के आसपास का है। तो साइड इफेक्ट है कि इसका इंजन बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा माइलेज खाता है, मतलब आवाज़ भी बहुत करता है। मतलब आजकल हम लोग को पता नहीं कि प्लेन कितना शांत हो गया है। पहले का प्लेन जो आप पुराने अमेरिकन मूवीज सब में देखेंगे, प्लेन जाता था लोग शांत हो जाते थे, तो बात करने का कोई मतलब नहीं, प्लेन इतना आवाज़ करता था। धीरे धीरे जेट प्लेन से जब हम लोग हाई ये बाईपास इंजन में आए, जो इसमें है थैंकफुली बाईपास इंजन है, लेकिन हाई बाईपास नहीं है आजकल में, हाई बाईपास यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा तेल खाता है, माइलेज भी उतना नहीं देता। और बराबर प्लेन का एज उसके चैसी में रहता है, मतलब चैसी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पॉइंट के बाद वो फटीग कर जाता है कि भैया इसे अब रिटायर करना पड़ेगा। तो ये वहाँ पे जा रहा था कि इसको ज़बरदस्ती कर सकते थे, मतलब ज़बरदस्ती का घींचने का घींच सकते थे, लेकिन पैसा बहुत खा रहा था। फिर इनके इंस्ट्रूमेंटेशन एकदम आदम ज़माने की इंस्ट्रूमेंटेशन को बदला गया था दिसंबर 2012 में। मतलब इसका फिर से रिवायरिंग किया गया सारा, मतलब ग्लास कॉकपिट जिसे आजकल कहते हैं वो डाला गया। तो मतलब ये पंख ज़रूर निकाला, काफ़ी किया, लेकिन जितना दाम खाया उस हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अभी क्या है, ये अभी म्यूज़ियम में डाल दिया गया है, PIMA पीमा एयर स्पेस म्यूज़ियम में इसको उतार दिया गया है। ये उड़ के ही वहीं गया, उतार के अब इसको डाल दिया गया हैंगर में, सब चीज़ अंदर का सामान निकाल दिया गया है। अब ये ओपन फॉर पब्लिक है, मतलब इसे डिकमीशन काटा तोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे फुल पीस रखे रहेंगे। तो ये रिटायर कर दिया गया क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा है। और इसका बजटिंग देखने के बाद हमको एक्चुअली अब समझ में आया, जो लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि SR-71 क्यों रिटायर कर दिया गया, बात है उसका बिल बहुत ज़्यादा था। अगर ये हबल जितना पैसा खा रहा था, जो कि ओपन है, ओपन टू पब्लिक है, सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं, तो समझ में आता था SR-71 सैटेलाइट से ज़्यादा क्यों पैसा खा रहा था। तो वही बात है, रिटायरमेंट बजटिंग नहीं मैच कर पाया। अगर मॉडर्न प्लेन से मॉडर्न टाइम में बनाया जाता और जल्दी बना लेते कि सर हमें बनाना आज है, 2 साल में कंप्लीट हो गया, वो घसीटा जो गया वो बहुत लेट कर दिया। प्लस प्लेन भी बोल रहा है सर ज़बरदस्ती का बच्चे की जान लोगे क्या। अब बाय द वे जो ये ढक्कन खोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लेन पे, मतलब सब लोग का वही था कि सबसे बड़ा रिस्की चीज़ वही था ना कि आप ढक्कन खोल दे रहे हो, एक छेद कर दे रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक चिल ब्रो, डोंट इवन वरी अबाउट इट, चिल। तो रिटायर कर दिया गया है इसको।
तो ये था एक प्रेजेंटेशन सोफिया के बारे में एज अ सेंड ऑफ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।